नमस्कार, सुबह लक्ष्मी में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और आज दो सेंट्रल बैंक, दुनिया भर के दो बड़े केंद्रीय बैंक जो हैं, उनके एक्शंस का बड़ा शार्प रिएक्शन तमाम एसेट क्लासेस, ना सिर्फ इक्विटी बल्कि कमोडिटी और करेंसी में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगा इन दो सेंट्रल बैंकर्स ने क्या कहा। This time we decided that the extension of the horizon and especially the introduction of the reinvestment would be the right thing to do. And the new calibration that was achieved after that would tell that we are confident to reach our objectives within the horizon as we planned. Which means basically we are not excluding the use of all other instruments if we were to decide that they were the right ones to do. आपसे मैंने इस हफ्ते की शुरुआत में आपको याद हुआ कहा होगा, ये हफ्ता बहुत इवेंटफुल, सबसे इंपॉर्टेंट हफ्ता है इस पूरे साल का। और इस हफ्ते का जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था वो था ईसीबी, यानी कि यूरोप का जो कमर्शियल बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उसकी बैठक का आउटकम। वो आउटकम कल शाम को निकल के आया। आपने द्रागी साहब के बयान सुने। द्रागी साहब ने स्पेसिफिक हाईलाइट कराया जो मियाद थी बॉन्ड परचेज प्रोग्राम की, जो पहले एक्चुअली सितंबर 2016 को खत्म होनी थी, उस मियाद को बढ़ाकर मार्च 2017 कर दिया गया है। और द्रागी साहब ने स्पेसिफिकली हाईलाइट कराया कि जब तक यूरोपियन जोन वापस ग्रोथ के पथ पे नहीं लौटेगा तब तक ये मियाद लगातार बढ़ाती जाएगी। लेकिन इसका इंपैक्ट बड़ा स्ट्रांग है। यूरोप में हमने देखा 3-3.5% के आसपास की कमजोरी के साथ वहां के तमाम मार्केट्स कामकाज करके बंद हुए। अमेरिका में 1.5%, डाउ तो इनफैक्ट 250 अंक के दबाव के साथ कल कामकाज कर रहा था। करेंसी मार्केट्स में बड़ा स्ट्रांग रिएक्शन था। यूरो डॉलर के मुकाबले पिछले 7 सालों में सबसे ज्यादा मजबूती के साथ कामकाज। डॉलर इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा, 12 साल के हाई 100.5 के लेवल्स पे था। कल वहां पे 2% से ज्यादा का दबाव। इस समय 98 के नीचे ये डॉलर इंडेक्स आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट कच्चे तेल पे, सोने पे बड़ा शार्प रिएक्शन है। आज के कार्यक्रम में इन तमाम आउटकम्स, इन तमाम सिनेरियोस पे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने बॉन्ड खरीदारी की मात्रा नहीं बढ़ाई। द्रागी ने अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर भी उठाए सवाल। तो फेड चेयरमैन जैनेट येलेन ने फिर दरें बढ़ाने के दिए संकेत। द्रागी और जैनेट येलेन के बयान के बाद दुनिया भर के बाजारों में गिरावट। यूरोपीय बाजार 3% तक टूटे। अमेरिका का डाउ 250 पॉइंट गिरा। एशियाई बाजारों में भी कारोबार ठंडा। डॉलर में गिरावट से चढ़ा क्रूड, ब्रेंट क्रूड $43 के पार। ईसीबी के जमा दरें घटाने से सोने में रिकवरी। वियना में ओपेक बैठक पर दुनिया भर के बाजारों की नजर। प्रोडक्शन कट होगा या नहीं, बड़ा सवाल। जीएसटी पर मुख्य आर्थिक सलाहकार की अगुवाई में बनी समिति आज सौंपेगी टैक्स दरों पर रिपोर्ट। बाजार को 18% जीएसटी का अनुमान। पानी में डूबे चेन्नई पर बारिश का खतरा बरकरार। केंद्र ने किया 1000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान। राज्य सरकार की इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। चलिए आज किस तरह का रिएक्शन ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में देखने को मिला, क्यों इतने दबाव, इतना ज्यादा प्रेशर आ रहा है, और इंडियन मार्केट्स में आज हम कैसे कामकाज करें, उस पर फोकस होगा। लेकिन सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि भारतीय बाजारों में आज फिर से दबाव के साथ शुरुआत। 0.5% के आसपास की कमजोरी के इंडिकेशंस आते हुए सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि आज भी भारतीय बाजारों में प्रेशर जो है, दबाव जो है देखने को मिलेगा। इनफैक्ट 7900 के ऊपर जाएगा तभी आप यहां पे तेजी की पोजीशन उठाएं, अदरवाइज शायद मार्केट में आपको 7750, 7800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। उन लेवल्स तक, उन स्तरों तक बाजार गिर सकता है। अनिल ऐसा क्यों मानते हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन अनिल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं, साथ में हमारे साथ आज एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा है। लेकिन सबसे पहले मैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा के पास जाना चाहूंगा। डिम्पी, ईसीबी का बयान बढ़ाने की बात करी उन्होंने मियाद, उसके बाद हमने देखा तमाम इक्विटी मार्केट्स में दबाव देखने को मिला है। इस तरह का वाइल्ड रिएक्शन क्यों इक्विटी मार्केट्स ने, और इनफैक्ट ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स ने कैसे रिएक्ट करा है?
ठीक है, अगर आप आशीष ग्लोबल इक्विटी मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट को जो उम्मीद थी वो काफी हद तक डिसअपॉइंट हुआ है। इसको आप अगर आप एक शब्दों में समझना चाहें तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो ईसीबी ने कल फैसला लिया उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन किया गया। जो राहत पैकेज पहले से जाता था उसको सिर्फ एक्सटेंड किया, बल्कि उसको बढ़ाया नहीं। बाजार को बहुत ज्यादा उम्मीद थी और कई पैरामीटर्स पे उम्मीद थी कि शायद ये खबर भी आ जाएगी, लेकिन कल कुछ खास हुआ नहीं। इस वजह से जो रिएक्शन है इक्विटी मार्केट्स का वो पूरी तरह से नेगेटिव दिखा। ऐसा नहीं कि ईसीबी ने कोई बयान दिया ही नहीं, ईसीबी ने बयान दिया लेकिन बाजार के उम्मीद के मुताबिक नहीं दिया, इसलिए जो रिएक्शन है काफी स्ट्रांग आया। कल के अगर आप मार्केट को बहुत बारीकी से देखेंगे तो कल एक्सपोर्ट सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनीज को जोरदार नुकसान देखने को मिला, क्योंकि यहां पे एक चिंता बढ़ रही है कि अब आगे चल के एक्सपोर्ट होगा किस तरह से और कैसे होगा। ऑटो और लग्जरी सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान हमने आते हुए देखा है। ये कल के इक्विटी मार्केट्स में जब ईसीबी के बयान आए उसके बाद का हमने आकलन देखा। कच्चे तेल में उछाल है, जैसे भी आप बता भी रहे थे कि ब्रेंट क्रूड ऊपर पहुंचा है, और इसके अलावा डॉलर के मुकाबले कल करेंसी का जो इफेक्ट है वो भी कल सबसे ज्यादा हमारे को देखने को मिला कि इसमें यूरो चला, इसके अलावा गोल्ड चला। ये सारी आप देखें, इसको अगर आप और डिफरेंशिएशन दे दें तो जो हेज वाला हिस्सा है वो बढ़ गया, जो सीधा रिएक्शन देता है वो वाला टूट गया। ओके, तो बड़ा शार्प रिएक्शन देखने को मिल रहा है। हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा साहब जुड़ रहे हैं। शर्मा साहब, ईसीबी ने कुछ बुरा तो अनाउंस किया नहीं, कहा है कि जो बॉन्ड खरीदारी की मियाद थी उससे बढ़ाएंगे। इनफैक्ट उनके स्टेटमेंट तो ऐसे हैं कि शायद इन्फिनिटी तक ये बॉन्ड खरीद चलती रहेगी, अगर वहां के हालात नहीं सुधरेंगे तो लगातार इस प्रोग्राम को एक्सटेंड करा जाएगा। पर बड़े शार्प रिएक्शंस हैं। यूरोप में तो 3.5% की पिटाई, इतना सिग्निफिकेंट दबाव क्यों और कैसे देख रहे हैं आप ग्लोबल पिक्चर को? आप देखिए, अभी तक जो ग्लोबल सिनारियो बाकी मार्केट्स के लिए बनता है वो ये बनता है कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ने हैं, सभी को मालूम था, लेकिन काफी हद तक जो ईजिंग यूरोप करेगा उस हद तक उसको नलिफाई कर सकता है। तो वो एक्सपेक्टेशंस ग्लोबल मार्केट के लिए थी। यूरोपियन मार्केट्स में क्या हुआ था कि लोगों ने ये सोच के कि क्योंकि जो बयानबाजी की गई थी ईसीबी के मेंबर्स के द्वारा, जो उनके ऑफिशियल होल्डर्स हैं मीटिंग के पहले, उससे एक्सपेक्टेशंस को बहुत बढ़ा दिया था। तो हालांकि डिपॉजिट की दर को उन्होंने -2 से लेकर -3 किया है, लेकिन मार्केट एक्सपेक्टेशंस -4 की थी। और दूसरी बात, ऑब्वियसली जैसा डिम्पी ने बताया कि 60 बिलियन यूरोज जो प्रति माह वो खरीदते हैं, उसकी अपेक्षा थी कि 6 महीने के लिए मियाद बढ़ाने के बजाय अगर आप 60 को 80 या 90 करते तो ज्यादा अच्छा था। और इन सबका एक्सपेक्टेशंस को जो हवा दी गई थी वो ईसीबी के ऑफिशियल्स के द्वारा ही दी गई थी। तो उस दृष्टि से जिन लोगों ने शॉर्ट किया था यूरो को, उन्होंने वापस कन्वर्ट किया और उस अपेक्षा में कि स्टॉक्स बढ़ेंगे वो सब उल्टे हो गए। तो वो जो एक क्राउडेड ट्रेड था वो नलिफाई हुआ है। और उस दृष्टि से अब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की संभावनाओं को ये चीज और बढ़ावा देती है, क्योंकि इससे जो डर था फेड को कि अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो जो डॉलर जिसकी वजह से स्ट्रेंथन हो गया था, वो इंटरेस्ट रेट का हाइक के बाद और स्ट्रेंथन होगा और उससे एक्सपोर्ट्स को नुकसान हो सकता है। तो वो अब क्योंकि डॉलर कमजोर हुआ है और यूरो ने एक दिन का जो तेजी थी वो 2009 के बाद पहली बार इतनी बड़ी तेजी दिखाई है, उससे स्ट्रेंथन हो गया है। और तो भारतीय बाजारों के लिए ये खराब समाचार। ओके, तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक से उम्मीदें थी जो बॉन्ड परचेज की लिमिट थी उससे बढ़ाएंगे। डिसअपॉइंटमेंट बाजार को सबसे बड़ा वहीं से आता हुआ कि वो लिमिट ना बढ़ा के उसकी मियाद या समय सीमा जो है उससे एक्सटेंड कर दिया गया है। जहां तक शर्मा जी जैनेट येलेन या फिर यूएस की बात कर रहे थे, कल फिर से जैनेट येलेन की एक स्पीच थी। उस स्पीच में उन्होंने फिर से इस बात को दोहराया है कि ब्याज दरें बढ़ाने के लिए बड़ा अनुकूल वातावरण है। उन्होंने खास तौर पर हाईलाइट किया है कि वहां पे जो आज एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आने वाली है वो बेहद इंपॉर्टेंट डेटा होगा। उसके बाद डेटा डिपेंडेंट हमेशा से वो मेंटेन करती रही है। लेकिन चलिए, आप सीएनबीसी आवाज के मार्केट से रेट अनिल सिंह भी जोड़ रहे हैं हमारे साथ। अनिल जी, मैं आपकी पहले वो जो आप आज का आउटलुक है वो पढ़ रहा था, जिसमें आप एक तो कल भी आपने हाईलाइट किया था कि कमजोरी का सेशन होगा, आज भी शायद मूड बिगड़ा हुआ लग रहा है। क्या रणनीति बनाऊं सर मैं? देखिए, कमजोरी के साथ शुरुआत होगी, उसमें कोई अंदाजा लगाना बड़ी बात है नहीं। और कल भी ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों पर कमजोरी हुई, आज भी होगी। और दूसरा, बिकवाली का दबाव एफआईएस का कैश मार्केट में और वायदा कारोबार दोनों में बरकरार है। अब तेजी का मूड तो तभी बनाना चाहिए जब निफ्टी 7,900 के पार निकलकर टिकने की कोशिश करे। और जब तक आप 7,900 के नीचे हैं तब तक आप
कमजोरी में है, मंदी में है, ये ध्यान रहे। और कल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो हमने कहा, जो स्टॉप लॉसेस लेवल का, वो तोड़ चुका है बाजार, तो उस लिहाज से शॉर्ट टर्म के लिहाज से कमजोरी हो चुकी है। अब गिर कितना सकता है, ये बड़ा सवाल है। 7,750, 7,800 ये रेंज हो सकती है जहां पर बाजार पहुंचने की कोशिश कर सकता है आज या आने वाले कुछ सेशंस में। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा अहम है आज के लिए, आज शुक्रवार का सेशन है और जीएसटी को लेकर अगर किसी भी तरह के कोई डेवलपमेंट हो तो सोमवार को बाजार आप बड़े तेजी से ऊपर खुलते हुए भी देख सकते हैं अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट हो। तो उस लिहाज से मेरी राय ये होगी 2 दिनों की अच्छी कमजोरी हो और उसके बाद आज तीसरा दिन है, तो अगर मंदी करने वाले ट्रेडर्स को अच्छे लेवल्स मिलते हैं तो अपनी पोजीशन हल्की रखनी चाहिए, प्रॉफिट बुक भी कर लेना चाहिए, वो एक अच्छी रणनीति हो सकती है। यानी कि पूरी तरह से मंदी में आ जाए बहुत ज्यादा, वो भी ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि खरीदारी करने के लिए बड़े ट्रिगर्स इस वक्त है नहीं, बहुत सारे ग्लोबल इवेंट्स हैं, तो सावधानी के साथ ट्रेड करें। दिक्कत मुझे सिर्फ आज के सेशन में एक ही दिखती है, वो ये कि अगर इस तरह की कमजोरी रही तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो बड़ी तेजी बनी है वहां पर प्रेशर आ सकता है, तो ट्रेडर्स को वहां ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है बजाय दिग्गज शेयरों के। ओके, चलिए एक और एक्सपर्ट्स के आगे क्या राय बन रही है बाजार पे। निफ्टी में आज जब दबाव एक्सपेक्टेड है, कमजोरी के साथ अनिल भी हाईलाइट कर रहे हैं, खुलेगा तो क्या रणनीति बनाए उस पर बातचीत होगी। लेकिन आप सबका धन्यवाद हमारे साथ आज सुबह सुबह जुड़ने के लिए। लेकिन आज कौन से महन इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे जिन पे आपको नजर रखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी स्क्रीन पर जीएसटी रेवेन्यू न्यूट्रल रेट पर सीए कमेटी की आज रिपोर्ट आनी है। ये शाम कहा जा रहा है 5 बजे के आसपास होगी। 18% का रेवेन्यू न्यूट्रल रेट अगर आया तो शायद भारतीय बाजारों के लिए सपोर्ट मिलता हुआ आपको नजर आएगा, पर वो शाम को आउटकम आना है। अटल इनोवेशन मिशन की पैनल चर्चा पर वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा होंगे शामिल। मेक इन इंडिया के कार्यक्रम में इंडस्ट्री के कई बड़े दिग्गजों का संबोधन है। साथ में डिजिटल इंडिया कॉन्क्लेव में टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद का भाषण है। ये तो सिर्फ डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल मार्केट्स में ध्यान रखें। आज अमेरिका में जो जॉब्स रिपोर्ट आने वाली है, ग्रोथ कहा जा रहा है प्रोबेबली अक्टूबर में, आपको याद होगा बहुत स्ट्रांग एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े आए थे। नवंबर में ठंडे पड़ेंगे, पर इतने ठंडे नहीं पड़ेंगे कि ब्याज दरों का फैसला फेड टाल दे, ये अनुमान किया जा रहा है। दूसरा, ओपेक की वियना में आज बैठक है, कंफ्यूजन है, इसीलिए हेडलाइन में भी हमने वो बात हाईलाइट करी है कि प्रोडक्शन कट होगा या नहीं होगा। ज्यादातर जानकार अब तक मान रहे हैं प्रोडक्शन कट शायद ना हो, पर सऊदी अरेबिया के जो रिसेंट बयान आए हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले, तो उस बैठक पर सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन एक और एक्सपर्ट का मैंने प्रॉमिस किया था, प्रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट्स के किरण जाधव हमारे साथ जोड़ रहे हैं। किरण, ग्लोबल क्यूज के तर्ज पे आज एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है 0.5% के आसपास का दबाव आएगा। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये जानना आपसे है कि अगर मान लीजिए 0.5% की कमजोरी आएगी, उस दबाव में खुलने के बाद मेरी रणनीति क्या हो? दबाव में खरीदारी करूं या और बिकवाली करने के मौके आएंगे? मॉर्निंग आशीष जी, 7820 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर इन लेवल्स के करीब मिलता है तो आप एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट्स उधर काट लेने चाहिए, उधर से एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर फ्लैट या थोड़े से नुकसान के साथ अगर खुलता है तो मेरा स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि 7900 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कीजिएगा। टारगेट 7820 के लिए होगा, और 7820 के अगर नजदीक निफ्टी आता है तो एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए, क्योंकि उधर से ज्यादा गिरावट दिखती नहीं है। ओके, तो निफ्टी में बिकवाली करने की सलाह तो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं। अनिल ने भी आपको याद होगा हाईलाइट किया था कि जो बिकवाली है वो जारी रहने की आशंका है। दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं 7900 के ऊपर। अनिल ने भी आपको याद होगा हाईलाइट किया था 7900 के ऊपर जाएगा तब शायद तेजी की पोजीशंस बनाए, अदरवाइज नहीं बनाए। किरण ने भी बिकवाली करने की सलाह दी है 7900 का स्टॉप लॉस मान के। लेवल जो किरण सुझा रहे हैं 7820 तक के जोन्स। अनिल का भी मानना है प्रेशर देखने को मिलेगा तो 7800 7750 तक के जोन्स तक जाता हुआ नजर आएगा। तो दबाव देखने को मिलेगा और कमजोरी के साथ खुलने के बावजूद शायद यहां पे बिकवाली करने के मौके होंगे। दोनों एक्सपर्ट्स के बीच में एक कंसेंसस समझ में आता है। लेकिन किरण, निफ्टी पे तो आपने रणनीति दी है, कोई स्टॉक्स आपने आज ट्रेड के लिए आइडेंटिफाई करें सर? अगर हाँ तो वो क्या ट्रेड होगा? बिल्कुल, 2 स्टॉक्स है। बेल है जहाँ पे एक फ्रंटलाइन स्टॉक है जहाँ पे वीकनेस हमें दिखाई दे रही है, बार बार हर एक रैली पे अब बिकवाली दिखाई दे रही है, तो इसी में शॉर्ट करने की सलाह होगी। 172 का नजदीक का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 161 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक रहेगा पीएनबी, जहाँ पे बैंकिंग पीएसयू स्टॉक सारे के सारे वीक ही दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें से सबसे अच्छा स्टॉक पीएनबी दिखाई दे रहा है शॉर्ट करने के लिए। तो स्टॉप लॉस 139 का रखना चाहिए और टारगेट 131 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के लिए। ओके, तो किरण के कॉल हैं जहां पे दोनों स्टॉक्स में बिकवाली करने की सलाह है। लेकिन बाजार के 3 और एक्सपर्ट्स की 3 टॉप पिक्स मैं आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूं।
सबसे पहले यहां पे मानस जायसवाल के जैन इरिगेशन में खरीदारी करने की सलाह है। 74 के टारगेट, 64 के स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच किया जा सकता है। 2 से 3 दिनों की ये कॉल है। निशान जैन, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के, उनका मानना है L&T फाइनेंस होल्डिंग्स में खरीदारी करें। 71 के टारगेट, 65 का स्टॉप लॉस और 67 के आसपास इस ट्रेड को इनिशिएट करें। सिमीभौमिक.com की सिमी भौमिक का मानना है हेवल्स, और इसमें उनका मानना है खरीदारी, लेकिन हल्के डिप्स आए, हल्की कमजोरी आए तो खरीदारी करके चलें। 294 का स्टॉप लॉस लगाएं। 308 से 312 तक के टारगेट्स इंट्राडे में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। मैंने निफ्टी की बात करी, मैंने कुछ स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति की बात करी, लेकिन आज कई सारे स्टॉक्स हैं जिनमें बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। 5 का पंच लेकर आएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और कमोडिटी मार्केट्स पर मैं फोकस करना चाहूंगा, और गजब का एक्शन वहां पर भी है। सोना वापस मजबूती, 6 साल के लोज के आसपास से कुछ रिकवरी दिखाने की कोशिश कल हमने देखा वहां पे आती हुई। क्यों आई थी? क्योंकि आपको याद होगा ECB ने के डिसीजन के बाद खास तौर पे वहां पे डॉलर में जो कमजोरी आई उसका भरपूर फायदा सोने को मिला था। अब उन लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, 1061 के लेवल्स है। इसके साथ साथ कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पर आएगा और उसमें कुछ मजबूती के इंडिकेशंस आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग इस बात इंपॉर्टेंट है कि आज जो ओपेक की बैठक होने वाली है उसमें कंफ्यूजन है, और हाल फिलहाल जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं सऊदी अरेबिया की तरफ से कि नॉन ओपेक मेंबर्स से भी बातचीत होने वाली है, उसके चलते आप देख रहे हैं यहां पे 3-3.5% के आसपास का उछाल के साथ कामकाज। और सबसे इंपॉर्टेंट तो करेंसी है। जब डॉलर इंडेक्स में इस तरह की दबाव देखने को मिल रहा है, 100.5 के लेवल से उगटकर 98 के नीचे जा चुका है, तो ऑब्वियस है रुपए को आज सपोर्ट मिलेगा। लेकिन चलिए कमोडिटी मार्केट से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ रविंद्र राव जी जुड़ रहे हैं। रविंद्र, हाय, गुड मॉर्निंग सर। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपसे रुपए पे पूछना चाहूंगा। जिस तरह से डॉलर में कमजोरी आई है, क्या भरपूर फायदा आज हमें मिलने वाला है? गुड मॉर्निंग आशीष जी। मुझे लगता है कि रुपये में जब तक 67.05 स्पॉट में होल्ड है, तब तक मेरे हिसाब से एक बार डिप आना चाहिए USD INR में। कल एक्चुअली क्लोजिंग तो थोड़ा सा हायर ही था। अगर हम DGC का क्लोजिंग देखें तो अराउंड 67.06 था फ्यूचर्स पे। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 67.10 तक अगर मिलता है तो फिर एक बार फ्यूचर्स में वी कैन फॉर अ सेल, और नीचे में 66.70 66.65 तक के प्राइजेस मुझे पॉसिबल लग रहा है। अच्छा, सोने में क्या करूं सर? कल की जो मजबूती आई है कंटिन्यू हो सकती है? सोने में थोड़ा सा मजबूती कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट नॉन फार्म पेरोल्स डेटा है US से, तो दैट विल बी वॉच्ड फॉर। और ADP एम्प्लॉयमेंट का डेटा जो कल आया था, तो परसों आया था, तो दैट वाज प्रीटी मच पॉजिटिव। और अगर नॉन फार्म पेरोल्स भी अगर 200K या एक्सपेक्टेशन के आसपास अगर आता है, तो आई थिंक सोने में फिर से प्रेशर आएगा। बट इंट्राडे के हिसाब से मेरे हिसाब से थोड़ा सा ऊपर आ सकता है टुवर्ड्स 25,380 तक। वहां से मेरे हिसाब से एक बार फिर से बिकवाली करनी चाहिए। 25,550 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और नीचे में 25,100 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करें। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद सर सुबह वक्त निकालने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद अच्छी स्टॉक्स इन न्यूज 5 का पंच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई जुड़ रहे हैं 5 का पंच लेकर। हेमंत, वो कौन से 5 स्टॉक्स हैं जो आज आपके रडार पे रहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो शेयर है वो है टाटा मोटर्स, और टाटा मोटर्स का DVR इसके ऊपर नजर रहेगी। जो नवंबर ऑटो बिक्री के आंकड़े आए हैं JLR के, वो घरेलू आंकड़े काफी अच्छे हैं। 166 यूनिट से बढ़कर 248 यूनिट्स उन्होंने बेची हैं, तो वो कम से कम भारत में नहीं विदेश में तो सेल्स इनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इन दोनों शेयरों पर नजर रखिए, पॉजिटिव खबर है ये। इसके साथ साथ डाबर इंडिया के लिए खराब खबर है। आप देखिए, डाबर ने पिछली बार जब दूसरी तिमाही के नतीजे भी पेश किए थे, तब भी वो कह रहे थे कि उनको सबसे बड़ी चिंता है इस समय नेपाल से, और अब वो कह रहे हैं कि तीसरी तिमाही के नतीजों में करीब बिक्री में 10 से 15% की कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि नेपाल के बॉर्डर्स अभी भी बंद हैं। भारत यहां से कुछ भी नहीं भेज पा रहा है नेपाल में। जिस तरह से पॉलिटिकल इश्यूज अभी भी गरमाए हुए हैं, तो जूस की बिक्री के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। इस शेयर में आज दबाव देखने को मिल सकता है। जैन इरिगेशन में फायदे की बात है, 290 करोड़ रुपए के लिए यहां पर प्रोमोटर्स को शेयर अलॉट किए जाएंगे। 112 रुपए
1.4 करोड़ वारंट्स जारी किए जाएंगे 112.5 करोड़ रुपीस में। इसके साथ साथ देना बैंक के ऊपर भी नजर रहने वाली है। यहां पर भी एक अच्छी खबर आई है कि बोर्ड दरअसल इक्विटी कैपिटल बढ़ाएगा, सरकार की हिस्सेदारी इसमें घटेगी और घटकर वो होगी 52%। तो देना बैंक को पैसा मिलेगा, देना बैंक के लिए अच्छी खबर। और एक फंड एक्शन हुआ है हिवेल्स में। सिटी ग्रुप मार्केट मॉरिशस ने 61 लाख शेयर्स बेचे हैं 292 पर। शेयर में कल तेजी देखने को मिली थी, आज भी वो मोमेंटम शायद बरकरार रह सकता है। शेयर पर भी नजर जरूर होनी चाहिए। ओके, चलिए धन्यवाद आपका। और ये तमाम स्टॉक से जो आपके रडार पर रहने चाहिए, लेकिन खत्म करने से पहले शो एक बार एसजेएक्स निफ्टी पर नजर डालिए। कमजोरी के संकेत, आधे % के आसपास का दबाव, अब तो 2/3% के आसपास ही कमजोरी है। हमारे दोनों एक्सपर्ट जिनसे हमने बातचीत करी थी कार्यक्रम के दौरान, उनका मानना है निफ्टी में बिकवाली करी जाए। लेकिन आज के लिए इतना है। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020।